क्यों ये इंडस्ट्री हमको फ्रेशर या बेरोजगार बोल रहा है। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर 196 करोड़ के प्रोजेक्ट में असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब है और वो डिसाइड कर लिया मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा इंजीनियरिंग। इस इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पढ़ा लिखा होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। कंस्ट्रक्शन के 3 ही मेन पिलर है। पहला है तो हमारे यहाँ वही बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं जो कॉलेज ने रस्टिकेट कर दिया, उनके यहाँ मेरे को जॉब लगवाया, 3 दिन गया, चौथे दिन छोड़ दिया। अपने घर से अगर नहीं निकले हो तो आप पछताओगे। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले सर बाकी क्वेश्चंस लें उससे पहले मैं खुद का एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप साइट पर एज अ बिलिंग इंजीनियर काम किए हैं। साइट पर आपने बहुत ही कम टाइम पे बहुत अच्छे खासे लेवल्स को क्रैक किया। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने साइट छोड़कर सिविल गुरुजी के जैसा एक कंप्लीट डिफरेंट जोन, उस समय ऐसा कुछ था भी नहीं, 2018 के टाइम पर ऐसा कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थी भी नहीं, आपने इधर की तरफ स्विच किया। एक्चुअली ये ना मेरा तीसरा टाइप ऑफ स्टार्टअप है। इससे भी पहले मैंने सबसे पहले पोल्ट्री फार्म चालू किया था। वो 2014 में 1-1.5 साल जॉब किए और 2014 में पोल्ट्री फार्म खोला। समझ आया कि ये मज़ा नहीं आ रहा है, 6 महीने में लॉस वॉस करके बंद किए। फिर 2016 स्टार्टिंग में मैंने कॉन्ट्रैक्टरशिप भी स्टार्ट की, लेकिन अगेन टेंडर मिले, 2 अच्छे टेंडर मिले, एक सबलेट पे ली और एक डायरेक्ट टेंडर मिला। एक 2 करोड़ का सबलेट का काम था, भिलाई 3 का जो रेलवे स्टेशन है वो रिनोवेशन का काम मिला था हमको सबलेट पे, और एक साबुन प्लांट बनाना था जिसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था 4 करोड़ रुपए का, वो मेरे को काम मिला। लेकिन फिर भी वहाँ वो 4-6 महीने बाद ना मज़ा नहीं आया। मतलब वो मज़ा मीन्स कि ये मेरे लिए नहीं है यार। देन अगेन बैक टू पवेलियन, वापस जॉब करने स्टार्ट किए। जब मैं अपनी कंपनी, जहाँ मैं बिलिंग एंड प्लानिंग इंजीनियर था, वहाँ मैं अपने टीम बिल्ड करने के लिए इंटरव्यू ले रहे थे। उस समय पहली बार मैं इंटरव्यू टेबल पे बैठा था कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए एज अ इंटरव्यूअर। होता क्या था, पहले जब भी हमको रिक्वायरमेंट होता था तो हम जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख के एचआर टीम को भेज देते थे। एचआर फिल्टर आउट करके हमारे पास तक भेजता था। तो हम जो भी व्यक्ति आता था उसको उसका रोल और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देके, थोड़ा सा ट्रेनिंग देके काम चालू करवा देते थे। लेकिन जब मौका मिला कि टेबल पे बैठने का, लोगों को सेलेक्ट करने का, तो हमने थोड़े क्वालिटी इंजीनियर ढूंढना चालू किया कि क्वालिटी टाइप इंजीनियर हमको मिले जिसको आता हो, वापस ला के हमको सिखाना ना पड़े। करीब 7 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस चला, 125 से ज़्यादा लोगों को हमने इंटरव्यू लिया। लेकिन वो जो चार्म फेस या चार्म पर्सनालिटी चाहिए था कंपनी को, 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है यार, 300-350 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए। डिग्री तो साइड है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो समझे कि वो उसकी डिग्री के साथ साथ उसकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक प्रोजेक्ट पे। वो जब मिला नहीं, 6 साल एक्सपीरियंस है, 7 साल एक्सपीरियंस है लोगों के पास, लेकिन क्या संभाले हैं वो, आज तक साइट हैंडल किए हैं। उन्होंने कभी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में नहीं आए, कभी मैनेजमेंट प्रोसेस में नहीं आए, कभी वो टीम मीटिंग्स नहीं कर रहे हैं, टीम की शेड्यूलिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चैलेंजेस फेस हुआ वो 7 दिन के इंटरव्यू पे, तो वो जो कहते हैं ना कि समय रहते क्लिक होता है, तो क्लिक ये हुआ कि मैं कैसे एक ऑन एन एवरेज स्टूडेंट, ले दे के पास होने वाला इंजीनियर, 12,000 की सैलरी से स्टार्ट करके 78,000 की सैलरी में बैठा हूँ 5 साल में। मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों मेरे दोस्त लोग, जब हमने पीछे मुड़ के देखा कि कोई भी मेरा दोस्त 40-50 हज़ार की सैलरी पे भी नहीं पहुंचा है इन 5 सालों पे। जो इंटरव्यू दिलाने आया है वो भी 6-7 साल 10 साल एक्सपीरियंस है, लेकिन वो वैल्यू क्यों नहीं क्रिएट कर रहा है अपने लिए, इस इंडस्ट्री के लिए। फिर कॉलेज जाके पता किया, कॉलेज गया, बिलासपुर में रहता था, बिलासपुर के जो 3 इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ गए, उनके एचओडी से मिले, प्रिंसिपल से मिले। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, सर अपने जो बच्चे पास आउट हो गए हैं, क्या आपने कभी फ़ोन लगा के देखा क्या कि वो कर क्या रहे हैं। हम तो इंजीनियर बनने आए थे, तो क्यों ये इंडस्ट्री हमको फ्रेशर या बेरोजगार बोल रहा है, हमको इंजीनियर का टैग क्यों नहीं मिल रहा है। भाई मेरे को डिग्री मिल गई, मैं इंजीनियर हूँ अब, लेकिन क्यों मैं फ्रेशर कहला रहा हूँ, क्यों मैं अनस्किल्ड कहला रहा हूँ। तो कॉलेज में ऐसा क्या चीज़ है जो हमको नहीं मिल रहा है। बहुत छोटा सा वो क्लिक था। फरवरी में को समझ आया, मैंने रिज़ाइन दिया कंपनी को। मार्च में मेरा रेजिग्नेशन कंप्लीट हुआ, 1 मंथ का मेरे पास नोटिस पीरियड था। पूरा मार्च जो भी मेरे वीक ऑफ थे, प्लस जितना मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम मिलता था, अप्रैल फुल टाइम, मई फुल टाइम, ये 2 महीने मैंने हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज जाके एचओडी से मिले कि आपके बच्चे हैं कहाँ, हम जो इंजीनियर बनने आए थे बेरोजगार क्यों बन गए। मैंने जाके सर्वे किया, जो जितना डेटा मिल पाया मेरे को, नंबर्स पुराने पास आउट इंजीनियर्स का, मैंने सबको फ़ोन लगाया कि आप कर क्या रहे हो और क्या कारण है कि आप अचीव नहीं कर रहे हो। वो जो अचीव नहीं करने का पीछे का रीज़न था उनको यही कहना था, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, प्रैक्टिकली हमने सीखा नहीं है। हम इंटरव्यू में जाते हैं, हमको फ्रेशर बोल के भगा दिया जाता है, जबकि वो 3 साल से गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं।
आज भी वो अपने आप को फ्रेशर ही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, पता ही नहीं साइड में क्या होता है। तो इस चैलेंज को ख़त्म करने के लिए मैंने एक अपने अंदर एक रूल बनाया कि जितना मेरे को आता है उतना सिखाना चालू करता हूँ। वहाँ से एक नाम आया था कंस्ट्रक्शन आचार्य। जो सबसे पहले गुरुजी का नाम था सिविल गुरुजी का, वो था कंस्ट्रक्शन आचार्य। लेकिन जब वो लिखने में, मेल आईडी में, डोमेन में कुछ चैलेंजेस आया कि यार ये डबल ए आ रहा है लास्ट में, ये मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब वो बार बार कन्फ्यूजन होगा। तो कंस्ट्रक्शन से बना सिविल और आचार्य से बना गुरुजी। फिर सिविल गुरुजी रोल आउट हुआ और 7 जून 2018 को जितना मेरे को आता था उतना पढ़ाना चालू किया। 2 महीने तक मैंने 4 लड़कों को, बेहतरीन स्टूडेंट, एक 2012 पास आउट डिप्लोमा होल्डर जिसने आज तक जॉब नहीं किया, वो व्यक्ति अपना, यदि उसको बोल दो कि अपने बारे में बता दो, वो अपने बारे में ही बता नहीं पा रहा था, इतना ढपोर। मतलब 2012 से 2018 तक उसने जॉब नहीं किया, 6 साल तक जॉब नहीं किया पास आउट होने के बाद। पास आउट होने के बाद मिस्टर ज्वाला सिंह एकदम ही खतरनाक, मतलब मैं उससे बात कर रहा हूँ तो बोल नहीं पा रहा है। सेकंड स्टूडेंट मेरा ही कॉलेज का जूनियर, मैं 2013 का पास आउट हूँ, मैं 2015 का पास आउट, एक मेरा जूनियर रास्ते में मिला, चल भाई तू भी आ, तेरे को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। जबकि वो मेड इजी की तैयारी, मेड इजी में गेट की तैयारी कर रहा था। मैंने कहा हो यार आजा, तू दिल्ली में एडमिशन लिया हुआ है और तू दुर्ग में जी रहा है, क्या ही मतलब तेरे लर्निंग का, फिर तेरे को ट्रेनिंग देता हूँ। एक बंदा जो मेरे मित्र का छोटा भाई जो 10वीं पास था बस, वो बंदा मेरे पास आया कि उसका भाई ठेकेदारी कर रहा था, उसको थोड़ा कंस्ट्रक्शन की चीज़ें सीखनी थी। एक व्यक्ति आया 38 ईयर का पर्सन, जो ये करीब 60-70 किलोमीटर दूर से डेली अप डाउन करता था, वो था रियल इस्टेट एजेंट। उसको टेक्निकली साउंड होना था कि जब वो घर बेचने जाता है तो क्लाइंट को कैसे समझाए, कैसे टेक्निकली चीज़ों को गाइड करे। वो चारों बच्चे, मतलब इतने इतने खतरनाक बच्चे मेरे को मिले, उनको मैं 2 महीने फ्री में पढ़ाया। उस 2 महीने पढ़ा के, क्योंकि कभी तो पढ़ाए थे नहीं, उन दोनों को जब फ्री में पढ़ाया, फुल डे बैठा के पढ़ाता था मैं। वहाँ से कोर्स कंटेंट बने कि एक्चुअल में क्या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को नीड है, मेरे को क्या आता है और मैं इसको कैसे सिखाऊं। इस 2 महीने में जून और जुलाई कोर्स मॉड्यूल बने। फ्रॉम अगस्त टू टिल जो हमारा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स है वो अपग्रेड होते चले गया, और आज उस 2 महीने में हम इंजीनियर्स का एंट्री लेवल जो जॉब बोलते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पे, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के एंट्री लेवल जॉब में हम तैयारी कर रहे हैं। तो सर जैसे आपने बताया कि आपने एक 10th के बच्चे को भी बताया, आपने डिप्लोमा वाले को भी बताया, बीटेक वाले को भी बताया, तो क्या ये सिविल गुरुजी का जो ट्रेनिंग है ये सारे लोगों के लिए है? सारे लोगों को बोलना, जैसे कि पार्ले जी, ठीक है, पार्ले जी सबके, सब खा सकता है, लेकिन डिपेंड है कि किसको खाना है। कौन हाइड एंड सीक नहीं खाना चाहता, कौन क्रैकजैक नहीं खाना चाहता, कोई ब्रिटानिया नहीं खाना चाहता, कोई गुड डे नहीं खाना चाहता। तो जो पार्ले जी वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये इजी टू एक्सेस है सबके लिए, उतना ही अफोर्डेबल और उतना ही इजी टू एक्सेस। तो जो हमने ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया है, इसमें स्पेसिफिक सिविल इंजीनियरिंग डिग्री की नीड नहीं है, डिप्लोमा की नीड नहीं है, 10-12 पास होने की नीड नहीं है। अंगूठा छाप ठेकेदार भी बहुत अच्छा वैल्यू क्रिएट करता है इस इंडस्ट्री में। जो अंगूठा छाप ठेकेदार होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कॉन्ट्रैक्टर्स की बात कर रहे हैं हम, वो बहुत अच्छा वैल्यू क्रिएट करता है, अच्छा बिजनेस बनाता है। जो इस इंडस्ट्री में ग्रो करने का तरीका है वो है माइंडसेट, कि मेरा माइंडसेट कंस्ट्रक्शन को लेके क्या है। तो डिग्री डिप्लोमा होने से आपके पास टेक्निकल साउंड होते हो आप, जब आप सोचो आप इस इंडस्ट्री में सुपरवाइजर बहुत अच्छा वैल्यू क्रिएट करता है, बिल्कुल, लेकिन वो ऊपर नहीं बढ़ सकता क्योंकि उसके पास वो मैनेजमेंट स्किल नहीं है, वो रीडिंग स्किल नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिटिकल स्किल नहीं है। जिसके पास ये होता है, नॉन टेक है, तो वो भी अच्छा वैल्यू क्रिएट कर रहा है। लेकिन इंजीनियर का डिग्री और डिप्लोमा होने से हमारे साथ क्या हो जाता है, हमने ना 4 साल 3 साल पढ़ाई की है, एक कॉन्सेप्ट तो समझा है कि रेती गिट्टा ईटा पत्थर क्या होता है, एनफोर्समेंट क्या होता है, बेंडिंग क्या होता है, स्ट्रेन स्ट्रेस क्या होता है, ये सब के बारे में हमने सुना है। जब हम कंस्ट्रक्शन में आते हैं तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं होते। लेकिन जब आप कंसल्टेंट से बात करते हो, आप स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट आपको ड्राइंग देता है, यदि आपके पास डिग्री का और डिप्लोमा का बैकग्राउंड है तो आप उस ड्राइंग को पढ़ के उससे कुछ डिस्कस कर सकते हो। और यदि आप बीकॉम किए हुए हो, वो ड्राइंग आपके लिए बड़ा यूनिक सा हो जाएगा कि यार क्या है लिखा है। बिल्कुल। तो डिग्री डिप्लोमा के लिए 200% प्रॉफिटेबल हो जाता है, और जो नॉन टेक है उसमें जो कॉन्ट्रैक्टरशिप में आना चाहता है उसके लिए वैल्यूबल है, बाकी किसी के लिए नहीं है। ओके, मतलब ये ट्रेनिंग उन लोग के लिए बेनिफिशियल है जो कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड रहना चाहते हैं या फिर हैं? हाँ, इसको मैं थोड़ा और ऐड करता हूँ कि जब हम इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, इंजीनियरिंग जैसे मैंने फर्स्ट ईयर घर से निकला था, हमारे यहाँ उस समय 2009 में ऑफलाइन काउंसलिंग होता था कि आपको एक कैंपस में जाना है, सारे कॉलेजेस ने अपना वहाँ दुकान लगाया हुआ है, आप वहाँ जाके आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, 1 by 1 आपके रोल नंबर वाइज आपको बुलाया जाएगा। मेरा रैंक था 3010, 28,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, पीईटी का एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में। जब मैं घर से निकला था
तो प्लान यही था कि मेरे को सिविल इंजीनियरिंग लेनी है। क्यों लेनी है इसके पीछे का कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मेरे को क्या शौक था ना, तो मम्मी वो जो सास बहू वाली सीरियल देखा करती थी, तो उनका घर का ना लेआउट में बनाता था कि ये सास यहाँ बैठती है, यहाँ से वो 4 स्टेप चढ़ के ऊपर जाती है, फिर वो ऐसे लेफ्ट टर्न लेती है तो वहाँ उसका घर है, उसके घर का ऐसा साइज़ है। तो वैसे ना मैंने कभी सास भी कभी बहू थी, तुलसी मेरे आंगन की, और एक और कोई तो कुमकुम, ये 3 सीरियल का ना मैंने पूरा लेआउट बनाया था, पूरा A0 साइज के पेपर पे एकदम डिटेल पे। तो मेरे को ये पता था आफ्टर 12th कि यार ये ना सिविल इंजीनियर का काम होता है, ये जो काम करते हैं सिविल इंजीनियर करते हैं, इसलिए मेरे को सिविल इंजीनियरिंग लेना था। मैं घर से निकला, मैं और पिताजी बाइक से निकले, रास्ते में हमने अपने मौसा जी को उठाया, वही मौसा जी मेरे थोड़े पढ़े लिखे हैं, BSP में ऑफिसर हैं, तो वो भी मेरे साथ आए। वो जब जहाँ काउंसलिंग था वहाँ आए, वहाँ पता चला कि जिंदल जो रायगढ़ में कॉलेज है उसने मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट ओपन किया है, और मेरे मौसा को पता था कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, क्योंकि ग्रेस से पास हुए अपन 12th ले दे के पढ़ने वाले बच्चे। तो उनको लगा यार तू सिविल विल लेगा भटके का इधर उधर, एक काम कर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग ले ले, और जिंदल ने खोला तो जिंदल ही जॉब दे देगा। तो मेरा पहला लाइन ये था इसमें करना क्या होता है। सिविल में तो फिर भी पता था कि ये लेआउट बनाते हैं लोग, लेकिन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, और पहली कॉलेज थी वो छत्तीसगढ़ की। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, 4 साल तेरे को बस एग्जाम पास करना है, 4 साल बाद जिंदल ही अपॉइंट कर लेगा, जा जिंदल। मजबूरी थी, मौसा कैसे काटते, क्योंकि पापा जी भी उनकी बात सुनते हैं। तो मैंने मेटलर्जिकल इंजीनियर ले लिया। 1 साल तो सब कॉमन ही पढ़ते हैं, हमने कॉलेज में ऐसा कांड कर दिया कि कॉलेज ने रस्टिगेट कर दिया कि यार पुष्पेंद्र प्रताप सिंह एंड प्रतीक तिवारी दे आर रस्टिगेटेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। अब कॉलेज एक ही था मेटलर्जी का पूरे छत्तीसगढ़ में, दूसरा कोई कॉलेज ही नहीं जहाँ मैं जाके सेकेंड ईयर में ज्वाइन करूँ। तो जब हम रायगढ़ से वापस आ रहे थे भिलाई, तो मेरा जो मित्र है प्रतीक तिवारी वो सिविल में था, उसने मेरे को इतना मोटिवेट किया ना, देख रहा है पुष्पेंद्र ये जो स्लीपर्स बिछे हुए हैं ये सब ना, एक सॉफ्टवेयर आता है उसमें सिर्फ ऐसे कमांड डालते हैं और खट 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 बिछना चालू हो जाता है। वो एक्चुअली बताना चाह रहा था AutoCAD का अरे कमांड। अच्छा। लेकिन उसका बताने का तरीका, उसने जो मेरे को इंस्पायर किया सिविल इंजीनियरिंग को लेके, शौक था ही पहले जो कि 1 साल में डेड हो चुका था, उसने जो फिर से बूस्ट किया, और मजबूरी भी थी, कोई और कॉलेज था नहीं, तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग इस मुद्दे से पहुंचा। अब जब मैं सिविल इंजीनियरिंग इस मुद्दे से पहुंचा तो 4 साल में जो मेरी लर्निंग रही, 4 साल की इंजीनियरिंग की, 1 साल जिंदल में, 3 साल भिलाई स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में, कि जो मेरे प्रोफेसर मेरे को पढ़ा रहे हैं वो वही बताते हैं जितना उन्होंने देखा है। मेरी गवर्नमेंट में जाने का तो 1% का शौक नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरे को पता था मैं ये 3 लाख लोगों में 100 रैंक नहीं ला पाऊंगा, कि 28,000 लोगों में मैंने 3,000 रैंक लाया है, तो यदि ये 1 लाख हो गए तो मैं तो 9-10 हज़ार के रैंक में रहूंगा, तो मैं क्रैक तो नहीं कर सकता गवर्नमेंट जॉब। ये क्लियर था कि मैं गवर्नमेंट की तैयारी नहीं करूंगा। दूसरी, घर में पैसा नहीं था इतना कि मैं बिल्डरशिप कर सकूं, कि मेरे को पैसा है जमीन खरीद लो और ज़मीन में बिल्डिंग बनाओ, ये भी पता नहीं था। नेक्स्ट जो मेरे पास ऑप्शन था फ्यूचर पढ़ने का, तो वैसे ही मैं ब्राइट स्टूडेंट था नहीं कि मैं MTech या MBA करने का प्लान करूं। ये क्लियर था कि पढ़ाई हो चुकी है, अब मेरे को एक ही जोन है, वो है कंस्ट्रक्शन में जाके जॉब करने का। मेरे पिताजी को रिक्वेस्ट किया कि पिताजी कोई जॉब, कोई वैकेंसी हो, कोई आपका जान पहचान हो, ठेकेदार तो लगाओ। उन्होंने एक अच्छा बिल्डर है अपने यहाँ, चौहान बिल्डर, उनके यहाँ मेरे को जॉब लगवाया। 3 दिन गया, चौथे दिन छोड़ दिया मैंने जॉब। रीज़न एक ही था कि वहाँ जो हो रहा था वो मेरी प्रोफाइल, मतलब जो मेरे को लगता था सिविल इंजीनियर जो काम करता होगा वो कर ही नहीं रहा है। वो साइड पे खड़ा है, एक वहाँ जो साइड इंजीनियर था साइड पे खड़ा है गमछा लगा के, और वो लेबर संभाल रहा है। एकदम दिल टूटने वाला जो मुद्दा था 4 साल के बाद, यार ये क्या कर रहे हैं अपन। देन आफ्टर आई प्रिंट आउट माई 19 रिज्यूमे, चलो खुद जॉब ढूंढते हैं सिविल इंजीनियर का। पूरा दिन हमने 19 रिज्यूमे बांटा, एक जॉब नहीं मिली। लेकिन उस 19 जगह जाने के बाद ये समझ आया कि यार कंपनी को चाहिए क्या होता है। नेक्स्ट डे हमने स्ट्रेटजी बदली। मैंने बहुत बार अपने व्यूअर्स को बताया है मुद्दा कि कैसे मैंने पहली जॉब खुद के दम पे पाया। रोड में निकले, वो जैसे बर्तन वाले आते हैं ना, बर्तन बनाने वाले साइकिल में बैठ गए कि टूटा फूटा बर्तन, कुकर, गंजी, कढ़ाई, स्टोव सब बनवा लो। वैसे ही मैं और प्रतीक तिवारी हम दोनों बाइक से निकले, और जो भी कंस्ट्रक्शन साइट दिख रहा है चलो उस पर जाके बात करना, ये हमारा नेक्स्ट डे का स्ट्रेटेजी था। क्योंकि ऑफिस में जाने से हमको जॉब नहीं मिल रही थी। हम साइट गए, पहला ही साइट गए, पहले साइट में प्रतीक तिवारी का जॉब लग गया। दूसरी साइट गए, वहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर से मिले, और दूसरी साइट में मेरा जॉब लग गया। क्यों? क्योंकि वो एक दिन पहले जो हमने 19 जगह मार खाए थे, क्या सुनना होता है ये सीख गए थे, और वही सुनाना चालू कर दिया था। स्किल नहीं था,
लेकिन बोलने का तरीका था तो हमको वो पहली जॉब एज अ साइट इंजीनियर, उसकी जॉब लगी थी 8,000 रुपये की, मेरी जॉब लगी थी 12,000 रुपये की, और हम दोनों का लेवल अलग था, भाई जॉब लग गया भाई वाला मुद्दा था। लेकिन जब साइट वाइट गए, साइट में डील किया तो वो अलग ही कहानी है, फिर वहाँ के चैलेंजेस, वहाँ के इशूज़। तो जो इंजीनियर हैं उनको ये समझना होगा कि वो कॉर्पोरेट में आना चाहते हैं, एज अ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आना चाहते हैं, जो कि साइट इंजीनियर की बात कर रहे हैं हम, साइट इंजीनियर से प्रोजेक्ट मैनेजर तक, या वो पोस्ट ग्रेजुएशन करके प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, या फिर वो गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हैं। दे हैव टू चूज। यदि वो इस पार्ट में बिलोंग करते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आना चाहते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए है सिविल गुरुजी। ओके, मतलब जो लोग कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड रहना चाहते हैं उन लोग के लिए बेसिकली सिविल गुरुजी है, उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली सिविल गुरुजी है। सर जैसा आपने बोला कि आपने अपना बीटेक कंप्लीट किया, उसके बाद आपको इतने ज़्यादा स्ट्रगल्स करने पड़े, आपने 4 साल बीटेक किया, बहुत कोई होता है जो 3 साल डिप्लोमा भी किए हुए रहते हैं, तो 3 साल इन्वेस्ट करके या फिर 4 साल इन्वेस्ट करके जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो भी वो एक इंजीनियर नहीं बन पाते। वो डिग्री मिल जाती है, नाम मिल जाता है, नाम के आगे इंजीनियर लग जाता है, बट वो फॉल्स होता है। हाँ जी। और आप यहाँ क्लेम कर रहे हैं कि आप 2 महीने में उन्हें साइट इंजीनियर बना दे रहे हैं। ये पॉसिबल है भी या नहीं? इसको ना एग्जाम्पल से कनेक्ट करता हूँ। एक महिला है जो भी शादी नहीं हुआ है, घर पे रहती है अपने माँ बाप के साथ। उसकी माँ ने पूरी काम वाली बाई लगा रखी है काम करने के लिए। उसको ना चाय बनाने आता है, ना खाना बनाने आता है, ना पानी गर्म करने आता है, एकदम बेसिक उसको किचन का आज के जेंजी के जैसे कि उनको किचन का ABCD नहीं पता। लेकिन जैसी शादी होती है, वो जब अपने ससुराल जाती है तो उसकी जो सास होती है ना, उसको 5 दिन में ट्रेन कर देती है। चाहे वो जल वल रहा हो, वो जला पका रही हो, चलेगा, लेकिन वो 5, 7, 10 दिनों में ही वो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि किचन में खड़े होके किचन के ऑपरेशन को मैनेज कर ले। तो कोई भी काम करना ना एक छोटा सा काम ही तो है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप बाइक आपको कब मिला? 18 साल के बाद। तो 18 साल में बाइक में बैठा है, हर बार बैठा है, लेकिन चलाने के लिए 3 दिन ही सीखना पड़ता है। 3 से 4 दिन में चलाना सीख जाता है। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि बाइक में हम बैठेंगे 20 साल तभी जाके चलाना सीखेंगे। जिस दिन स्टीयरिंग हाथ में आ गया, जिस दिन ये तय कर लिया कि यार सीखना है, गाड़ी चलाना सीखना है, तो 4 से 5 दिन में वो बहुत ही आसानी से गाड़ी चलाना सीख सकता है। ठीक उसी तरीके से 4 साल की जो हमारी इंजीनियरिंग है या 3 साल का डिप्लोमा है, इस डिप्लोमा डिग्री के थोड़ा सा मैं हायरार्की आपको समझाऊं कि गवर्नमेंट ने कैसे इसको प्लान किया है। क्यों गवर्नमेंट वाले ने ITI भी खोला है, डिप्लोमा भी खोला है, डिग्री भी खोला है, उसके बाद MTech भी करवा रहा है, PhD भी करवा रहा है। रीज़न क्या है? उन्होंने पूरे इस जॉब कल्चर को डिज़ाइन किया है, जो एग्जीक्यूशन और जॉब कल्चर उसको डिज़ाइन किया हुआ है कि स्किल्ड लेबर बनना है, स्किल्ड मिस्त्री बनना है, तो आपको ITI करना चाहिए। आप वहाँ पे कारपेंट्री सीखते हो, आप वहाँ पे सर्वेइंग सीखते हो, आप वहाँ पे राजमिस्त्री ब्रिकवर्क प्लास्टर का काम सीखते हो, आप वहाँ पे बार बाइंडिंग सीखते हो, आप वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का काम सीखते हो। ये सब काम ITI में सिखाया जाता है। तो यदि आपको स्किल्ड मिस्त्री बनना है तो आप ITI करो, आप अच्छे स्किल्ड मिस्त्री बनोगे, अच्छे स्किल्ड एग्जीक्यूटर बनोगे। मिस्त्री बोलना कुछ लोग को ऑफेंस हो जाता है, तो अच्छे एग्जीक्यूटर बनोगे। यदि आप उस एग्जीक्यूटर नहीं बनना चाहते, आप वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाहते, तो आपको डिप्लोमा करना चाहिए। तो डिप्लोमा की कैटेगरी में है जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर का मतलब क्या है कि आप एज अ साइट सुपरवाइजर हो। आपके पास डिजाइन का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप स्ट्रक्चरल डिजाइन नहीं कर सकते, आप प्रोजेक्ट प्लान नहीं कर सकते, आप आर्किटेक्चरल डिजाइन नहीं कर सकते, आप MEP डिजाइन नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको डिजाइन किया हुआ प्रोजेक्ट मिलेगा, डिटेल ड्राइंग मिलेगा, आप उसको साइट पे अपने लेबरों से एग्जीक्यूट करवाना, ये आपको आना चाहिए। तो डिप्लोमा का जो मेन आउटकम है वो है आप एज ए सुपरविजन लेवल पे आप ग्रेजुएट होते हो, सुपरविजन लेवल पे आप एग्जीक्यूट करते हो इंडस्ट्री में। इसके ऊपर आता है इंजीनियर। इंजीनियर हमने जो इंजीनियरिंग की है 4 साल पे हमने करीब 12 कोर सब्जेक्ट पढ़ा है। फर्स्ट ईयर तो कॉमन पढ़े, लेकिन सेकंड ईयर से हमने बिल्डिंग मटेरियल पढ़ा, हमने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा, हमने स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग पढ़ा, हमने स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ा, हमने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा, हमने डैम डिजाइनिंग पढ़ा, हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा। ऐसे बहुत सारे टोटल 12 कोर डिवीजन हैं जो हम इस 4 साल की इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। लेकिन होता क्या है, ये जो 4 साल की इंजीनियरिंग है ना, ये मेन्यू कार्ड है। सेम ऐसे ही मेन्यू कार्ड, जब हम किसी रेस्टोरेंट जाते हैं तो मेन्यू कार्ड देते हैं कि सर देख लो आपको क्या ऑर्डर करना है। तो 4 साल की इंजीनियरिंग में हमको जो 12 कोर जोन सिखाया जा रहा है वो इसलिए है कि तुम देख लो तुमको किस इंडस्ट्री में परफॉर्म करना है।
ये नहीं हो सकता कि इंजीनियरिंग के बाद आप जाके डैम डिजाइन करने लग जाओ, आप स्ट्रक्चर डिजाइन करने लग जाओ, आप प्रोजेक्ट प्लानिंग करने लग जाओ। ये पढ़ाया ही नहीं गया। स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में हमको क्या सिखाया गया? सिंपली सपोर्टेड बीम का रेनफोर्समेंट, सिंपली सपोर्टेड स्लैब का रेनफोर्समेंट। लेकिन आप सिंपली सपोर्टेड स्लैब घर में कहाँ होता है भाई? कंटिन्यूस स्लैब होते हैं, कंटिन्यूस बीम होता है, यही होते हैं सब प्रोजेक्ट में। आप कैसे डिजाइन कर सकते हो 4 साल की इंजीनियरिंग के बाद? आपको और पढ़ना पड़ेगा। तो 4 साल की 12 कोर सब्जेक्ट है, वो मेन्यू कार्ड है। जैसे हम रेस्टोरेंट जाते हैं, मेन्यू पढ़ते हैं, उसके बाद जो मुझे पसंद होता है वो मैं ऑर्डर करता हूँ। स्टार्टर से कुछ ऑर्डर करता हूँ, मेन कोर्स से कुछ ऑर्डर करता हूँ, मिठाई से कुछ ऑर्डर करता हूँ, बेवरेज से कुछ ऑर्डर करता हूँ, जो मेरे को पसंद है। सेम वैसे 4 साल की इंजीनियरिंग आपके अवेयरनेस के लिए है कि आपको क्या पसंद है, ये वो चूज कर लो। जैसे कि मैंने कहा कि जिसको कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पसंद है उसको इस इंडस्ट्री में एज अ MBA पार्ट में आगे बढ़ना चाहिए, मैनेजमेंट पार्ट में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में 2 ही 3 कॉलेज हैं जो 15-17 लाख रुपए लेके MBA करा रहे हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। तो जो हमारे जो ऑन एन एवरेज इंजीनियर है वो 17 लाख रुपए 15 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए है सिविल गुरुजी। ओके। तो जो ये जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है, जो 4 साल की इंजीनियरिंग में आपने सवाल किया कि क्यों 4 साल पढ़ के वो काबिल नहीं बनते, 2 महीने पढ़ के वो एंट्री लेवल के लिए काबिल बन जाते हैं, वो यही रीजन है, वहाँ पढ़ाया ही नहीं गया। मेन्यू कार्ड को आप एक कोर सब्जेक्ट को आपको से टच कराया गया, देख लो ये क्या है, और वापस आता चलो दूसरा कोर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर से टच कराया गया, वापस आ गया, चलो तीसरा कोर सब्जेक्ट पढ़ते हैं। यह है हमारी इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड। यदि आप इस 12 कोर सब्जेक्ट में किसी एक में आपको पसंद आ गया, यार ये मेरे लायक है, ये इसमें मेरे को मजा आता है, तो यदि मेरे को मजा आने वाला जो जोन है ना, उसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो। चाहे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आ रहे हो तो आप MBA करोगे एडवांस कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पे। और यदि आप इस टेक्निकली स्किल्ड में जाना चाहते हो, आप ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन करना चाहते हो, आप इन्वायरमेंटल डिजाइन करना चाहते हो, आप जियोटेक डिजाइन एनालिसिस करना चाहते हो, आप एयरपोर्ट या इस टाइप की इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हो, इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। वहाँ से आप प्रोफेशनल बनोगे, एनालिसिस करना सीखोगे। और यदि आपको वहाँ पे रिसर्चर बनना है, वहाँ पे एज अ क्रिएटर बनना है, तो आपको PhD करना पड़ेगा। आप PhD करो, आप क्रिएटर बन जाओगे, आप अपने कॉन्सेप्ट को इंडस्ट्री को प्रोवाइड करोगे, वो इंडस्ट्री उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। तो ये हमारी लर्निंग प्रोसेस है, ITI टू PhD। ओके। तो सर जैसे यहाँ पे 2 महीने के ट्रेनिंग होते हैं, तो जैसे कि कॉलेजेस में होते हैं या फिर ट्यूशन्स में होते हैं कि पहले ही पता चल जाता है टीचर को कि हाँ ये बंदा, इसको ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही अच्छे से ग्रैब कर रहा है। और कुछ कुछ होते हैं जो कि एक्स्ट्रा एफर्ट मांगते हैं, तो आपको कैसे पता चल जाता है कि, या फिर पता भी चल पाता है कि नहीं कि हाँ ये आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगा? जैसे आपने अभी तक इतने सारे को ट्रेन किया है, तो क्या सिमिलर क्वालिटीज़ थे उन लोगों में जो आज नेक्स्ट लेवल पर है आप ही के ट्रेंड इंजीनियर्स में से? अलग अलग मुद्दे हैं यार। एक अजीब सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। हमारा स्टूडेंट रहा त्रिलोकी नाथ, बिहार से, उसने डिप्लोमा किया है। उसने अपने लैंग्वेज, उसने अपने शब्दों में कहा कि मैं कभी कॉलेज नहीं गया। एग्ज़ाम के लिए हमको पेपर मिलते थे, एग्ज़ाम लिखते थे आंसर शीट में और सबमिट करते थे। इससे वो डिप्लोमा किया, आया 2 महीने मेरे साथ पढ़ने के लिए, अपने एक दोस्त के साथ आया। वो ऐसा बंदा, प्योर गांव का बंदा, प्योर गांव मतलब हिंदी भी बोल रहा है, उसमें प्योर बिहारी एसेंट है। एक जैसे मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरा एक्सेंट से नहीं पता कर सकते कि मैं एकदम प्योर यूपी से हूँ, क्योंकि हम हिंदी इतना कॉमनली बोलते हैं। लेकिन वो इतना बिहारी बोलता है कि उसको हिंदी लगता है कि बिहारी ही हिंदी बोल रहा है। वो बंदा आज एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर 196 करोड़ के प्रोजेक्ट में असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब कर रहा है। 6 साल का एक्सपीरियंस है ना, 8 साल का एक्सपीरियंस। 2019 में आया था, 2019 से भी 7 साल का एक्सपीरियंस उसके पास। सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग किया। उसके साथ जो दोस्त आया था वो सरेंडर करके जा चुका। 3-4 दिन जब चेतन शर्मा सर पढ़ाना चालू किए एस्टिमेशन, तो वो सरेंडर हुए, भाई हमसे नहीं हो पाएगा सर, वो चले गया। वो आज भी पुलिस की तैयारी कर रहा है। ब्रिजेश नाम था उस लड़के का, वो आज भी पुलिस की तैयारी कर रहा है। क्यों पता है? क्योंकि रिसेंटली मैंने इंटरव्यू लिया उस त्रिलोकी नाथ का कि भाई आ और इंजीनियर्स को गाइड कर कि कैसे ग्रोथ करते हैं। वो इंजीनियर जो प्रेजेंटेशन नहीं देना आता, वो इंजीनियर जिसको कॉन्सेप्ट का सी भी नहीं पता। क्लासरूम पे मयंक सर पढ़ाते थे उस समय, मयंक सर के डांटने से वो क्लासरूम में रो देता था। क्यों? क्योंकि बनता था नहीं, मैथमेटिक्स सही थी नहीं। लेकिन फिर भी पूरा 2 महीना रात भर जग के उसने पूरी जान लगा के ट्रेनिंग की। वापस गया, लखनऊ में जॉब लगी। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा अभी गेहूं की कटाई है, उसके बाद ही जाएगा। अपनी प्लेसमेंट टीम बताई कि सर ये ज्वाइन नहीं कर रहा है। तो मैंने लगाया उसका फ़ोन, क्या हो गया भाई? तो सर वो गेहूं की कटाई है इसी महीने, हम गेहूं काट लेंगे, अगले महीने जाएंगे। मतलब अगले महीने तक कंपनी थोड़ी वेट करेगी, और तू 2 महीना भी सीखा है, तेरे पास वो कॉन्सेप्ट तेरा एकदम प्योर है, अभी फ्रेश है कि तू तेरे लैंग्वेज में निकल रहा है। क्योंकि हम डेली प्रेजेंटेशन ले रहे हैं क्लासरूम में बच्चे का। इंटरव्यू में क्या करना है, स्किल कितना भी अच्छा आता हो,
प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएगा, काम नहीं होगा। तो उसके पिताजी से बात हुआ, पिताजी ने कहा कि बेटा लेबर नहीं मिलते यहाँ पे, तो बेटा है। मैंने कहा अंकल जॉब करने दो, सैलरी आएगी, आप लेबर अपॉइंट कर लेना, महंगे में लेबर अपॉइंट कर लेना, लेकिन यदि आज नहीं भेजोगे तो अगले महीने का तो नहीं पता मुझे कुछ। तो उसके पिताजी ने बात समझी, उसको भेजे, और आज वो असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर के लेवल पे जॉब कर रहा है 196 करोड़ के प्रोजेक्ट में। अच्छी प्रोजेक्ट। इंटरव्यू लिया हूँ, व्यूअर से कहूँगा कि जरूर जाके उस वीडियो को जरूर देखना त्रिलोकीनाथ का। वो पहला मुद्दा। ये मैं क्या बताया, ऐसा बंदा जो कभी घर से नहीं निकला, कभी उसने कॉर्पोरेट का चेहरा नहीं देखा कि कैसा होता है कॉर्पोरेट, लेकिन आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रोड मैप सही मिला। लेकिन जो अच्छे बच्चे परफॉर्म करते हैं, जो मैक्सिमम अच्छा रिजल्ट आता है, वो उनका रिजल्ट आता है जो थोड़े से ना स्मार्ट वर्कर है। स्मार्ट वर्कर जिनको लैपटॉप अच्छे से चलाने आता हो, जिनका कम्युनिकेशन अच्छा हो, जो थोड़ा सा लोगों से बात करना अच्छा जानते हैं, प्लस जो अच्छा पढ़ना जानते हैं। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है इस इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पढ़ा लिखा होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। कि जो काम आप कर रहे हो वो काम का रेफरेंस किस बुक से फॉलो किया जाता है, उसमें क्या लिखा हुआ है। जो कहते हैं ना हम कि प्रैक्टिकल यार करके सीखा जाता है, ये सिर्फ मूर्खता है। प्रैक्टिकल की सारा स्टेप बाय स्टेप, काम करने से पहले क्या चीज़ होना चाहिए, काम करते वक्त क्या चीज़ होना चाहिए, काम करने के बाद क्या चीज़ होना चाहिए, ये सब रिटर्न है। और वही रिटर्न का रेफरेंस यदि आपको पता चल जाए तो आप जब भी काम करवाओगे उसको फॉलो कर लोगे। फॉलो कर सकते। आप वकीलों को देखते हो ना, वकील तो कितने पढ़े लिखे होते हैं, हाँ। लेकिन फिर भी उनके ऑफिस में इतनी मोटी मोटी काले कलर की बुक भरी पड़ी होती है। वो रीजन है कि जैसा केस आया, वो केस किस रूल से बिलोंग करता है, प्रीवियसली उस केस में क्या परफॉर्म किया गया था, वो सब वो पढ़ते हैं, तब जाके वो अच्छे वकील बनते हैं। नहीं तो काला कोट पहन के तो वो पान खाते हुए आपको वकालत में 200 आदमी मिल जाएंगे, उनका कोई वैल्यू नहीं बढ़ने वाला। तो हमारे यहाँ वही बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं जो अच्छा हार्ड वर्कर हो, मतलब अच्छा मेहनत करके सीखना चाहता हो, लेकिन इंप्लीमेंट वो अच्छे स्मार्टली करता हो, बोलना जो सीख जाए। प्लस हम कैसे पता करते हैं, जो आपने सवाल किया था, हम ना डेली एग्जाम लेते हैं, डेली, कि भाई आज क्या पढ़े उसको आज ही चेक कर लो, कल तक क्यों ले जाना है तुमको। आज एमसीक्यू ले रहे हैं अपन क्लासरूम में, कि जो पढ़ रहे हो उसका एमसीक्यू ले लो भैया, कि डे वाइज, अदरवाइज प्रोजेक्ट वाइज। एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, जैसे 13 दिन का एस्टिमेशन क्लास है, जैसे ही 13 दिन का एस्टिमेशन खत्म हुआ तुरंत एग्जाम ले लो एक छोटा सा, उनसे देख लो कि किसको क्या कहाँ फंस रहे हैं, जो आंसर गलत है, मतलब वो गलत अटेम्प्ट मार रहा है या उसका कॉन्सेप्ट गलत है, उसको पकड़ के वहीं सॉल्व करवा दो। उनको बताओ कि तेरी ये गलती है, सीखना है तो प्रैक्टिस टाइम हो रहा है, आओ बैठो यहाँ पे और प्रैक्टिस करो मेरे साथ। क्योंकि ट्रेनर एक हद तक लोगों को सपोर्ट कर सकता है, आप उसी को दौड़ा सकते हो जो चल रहा है। बिल्कुल। जो बेड पे सोया है उसको चलाने की कोशिश करोगे तो उसका पीठ जरूर छिल जाएगा यदि पकड़ के खींच दिए तो यही तरीका है हमारा पता करने का। एग्जाम ले रहे हैं, उनसे उनका प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं डेली, जिससे कि वो अच्छे क्वालिटी इंजीनियर बन सकें। तो आपने जैसे अभी तक बताया सर कि आप 2 महीने में उन्हें साइट के एक्सपर्ट्स बना दे रहे हो, है ना, तो मुझे जितना फील हो रहा है कि एक फास्ट ट्रैक टाइप का लर्निंग प्रो मॉड्यूल है। तो इसमें जो ट्रेनीज आते हैं, जो बच्चे आते हैं, उनका पूरा शेड्यूल क्या रहता है? जैसे आपने बताया कि आप उन्हें पढ़ाते भी हो, आप उनके साइट विजिट्स भी करवाते हो, आप उन डेली के प्रोग्रेस को भी चेक करते हो, एनालिसिस करते हो, एग्जाम्स भी लेते हो, तो इतने सारी चीज़ें ये कैसे मैनेज करता है वो बच्चा जो आता है आपके पास पढ़ते? क्या ये उनके लिए ओवर बर्डन नहीं हो जाता? ओवर बर्डन से पहले तो चैलेंज है कि क्या वो एक्सेप्ट करता है क्या। तो हम इसको स्ट्रांगली कहते हैं दिस इज हार्ड 60 डे। ये हार्ड 60 डे होने वाला है। आपको एक तय सीमा पे तय चीज़ कंप्लीट करनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आज तक कभी भी टीवी नहीं खोला पीछे से। यदि मैं बता दूं आपको पकड़ के कि भाई यदि कोई मुझे बता दे कि देखो ये 4 नट है, ये 4 नट खोलना है, और 4 नट खोलने के बाद ये यहाँ से हुक लगे होते हैं, उसको एक ऐसे पिन डालना है और उसे खोल लेना है। तो अगली बार जब आपको टीवी खोलना होगा तो आपको पता होगा 4 नट खोलना है। सेम वैसे ही ना हम इंजीनियर्स को जो डे वाइज रूटीन है हमारा, उस डे वाइज रूटीन में रेडी करते हैं जॉब में जो क्या परफॉर्म करना है। क्योंकि 12 साल की स्कूलिंग और 4 साल की इंजीनियरिंग या 3 साल का डिप्लोमा, ये 15-16 साल की लर्निंग में जो टाइम शेड्यूल है हमारा 6 घंटे का, वो हमको इतना ख़राब कर दिया है ना कि हमको ये लगता है कि हमको कुछ जाके बैठना है कहीं पे, कोई हमको काम बताएगा, हमको वही काम करना है, क्योंकि यही 16 साल की लर्निंग है। आप कैसे सोच सकते हो कि 17वें साल के पहले दिन में जाके वो जॉब करने लग जाएगा, जॉब करने के लिए कैपेबल हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि कभी तैयारी हुआ ही नहीं। मेरे को किस लिए तैयार किया गया? मेरे को एग्जाम के लिए तैयार किया गया।
लेकिन हम इंजीनियर्स को साइट के लिए रेडी कर रहे हैं कि पहले ही दिन उठा के उनको साइट ले जाते हैं, चल खड़े हो भाई यहाँ पे, टेप पकड़, नाप, दीवार नाप और इसको लिख, मेजरमेंट यूनिट कन्वर्ट कर, क्योंकि उसका डेली रूटीन होगा ये, डेली उसको दिन में यही काम करना होगा, आज कितना काम हुआ है मेजर करके डीपीआर बनाना है। अब कुछ इंजीनियर्स का कहना होता है कि सर हमको एज अ लेबर ट्रीट किया जाता है, हमको सैलरी हमें जो वहाँ के मिस्त्री होते हैं उससे कम मिलता है। तो इसको मैं थोड़ा कनेक्ट करता हूँ। ये कंस्ट्रक्शन को ना 3 लेवल पे बांटा गया। कंस्ट्रक्शन के 3 ही मेन पिलर है, पहला है क्वालिटी, दूसरा है कॉस्ट, तीसरा है टाइम। तो जब हम एंट्री लेवल पे ज्वाइन करते हैं तो हमको ना क्वालिटी बेस्ड ही काम करने मिलते हैं, वर्क को एग्जीक्यूट करना मिलता है, काम को चेक करने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो काम कर रहे हैं उसमें सही क्वांटिटी में मटेरियल लग रहा है कि नहीं ये चेक करना होता है, सही क्वांटिटी में लग रहा है, काम हो गया तो उसका जो क्यूरिंग पीरियड है, उसका जो प्रिकॉशंस पीरियड है, उसमें हम फोकस होते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। तो चाहे साइट इंजीनियर है, ये टाइप्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट वाला ही टीम का हिस्सा ही है। तो उसको इस 60 दिनों में क्वालिटी मैनेजमेंट के जो हिस्से हैं, अब समझो क्वालिटी कैसे मैनेज करेंगे। यदि मेरे को अपने घर में बिरयानी बनाना है, 10 लोग आ रहे हैं खाने के लिए, तो 10 लोगों के लिए कितना मेरे को चावल यूज़ करना है, कितना मेरे को मसाला यूज़ करना है, कितना मेरे को चिकन या मीट यूज़ करना है, यदि हम नॉन वेजिटेरियन है तो, अदरवाइज वेजिटेरियन वालों को भाई कितना आलू भाजी वो गोभी यूज़ करना है। तो ये क्वांटिटी पता होना चाहिए, तभी तो सही क्वांटिटी में वो क्वालिटी मैनेज कर पाएगा। नहीं तो 10 लोगों का खाना है, बना है 4 लोगों का, 10 लोग नहीं खा पाएंगे, ज़्यादा बन गया तो गाय माता खाएगी हमारी। तो ये ना हो, इसलिए सही क्वांटिटी निकालना आना चाहिए, जिसके लिए आपको पूरा मेजरमेंट एस्टिमेशन निकालना आना चाहिए, जो ये सीखते हैं। और ये कैसे सीखते हैं, इन्होंने आज जो लर्निंग सीखा, 2-3 क्लास की लर्निंग सीखी विथ 3D मॉडल्स विजुलाइज करके। जैसे मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि यार गोवा में ना बड़ा मजा आता है भाई, जब समुद्र की लहरें आवाज़ करती है ना, वो जो हवाएं आती हैं, वो बड़ा मजा आता है। ये तो मैंने बोला, आपने एक्सपीरियंस किया ही नहीं। और रियल टाइम पे मैं आपको एक म्यूजिक चला दूं जो वो साउंड आता है, और सामने एक पंखा लगा दूं जैसा वो सेम वे में एयर फ्लो होता है, तो रियल टाइम एक्सपीरियंस है वो। सेम ऐसे ही हमने पूरा 3D मॉडल्स बना रखे हैं उनको एक्सपीरियंस देने के लिए कि एक्चुअल में फुटिंग क्या होता है, फुटिंग कैसे देखो कैसे लगता है, शटरिंग कैसे लगता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, रेनफोर्समेंट कैसे लगता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कैसे बैंड होता है, वो सबके 3D मॉडल बना दिया उनके लर्निंग के लिए। प्लस जब ये साइट पे जाते हैं तो उसी चीज़ जो पढ़े हैं उसी चीज़ को वहाँ पे एक्सपीरियंस कर ले रहे हैं। तो एक और कहानी ऐड करता हूँ इसमें मैं, कि किसी गुरु ने कहा कि हमारे ब्रेन को सिर्फ 3 ही चीज़ याद होती है। वो 3 चीज़ क्या है? सबसे पहला है म्यूज़िक। वो यम्मा 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 यम्मा, ये म्यूज़िक हमारे कोर्स शेड्यूल में नहीं था, 12 साल की स्कूलिंग या 4 साल की इंजीनियरिंग में नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे याद है। क्यों? क्योंकि हमने इतने बार उस धुन को रिपीट किया है ना कि वो याद हो गया है। सेम ऐसे ही 12th क्लास में टीचर ने खड़े होकर क्या पढ़ाया था मेरे को याद नहीं है, लेकिन 12th में क्या क्या कांड हुए थे वो सब याद, ये मुझे याद है। मतलब दूसरा, में हमारे ब्रेन को इमोशंस याद होते हैं। तो पहला म्यूजिक याद होता है, दूसरा इमोशन याद होता है, और तीसरा आप जिस स्कूल में पढ़े हो 12th तक, आप उस स्कूल के रोड से निकलो, आप 10 साल बाद जाओ उस स्कूल के रोड में, बिल्कुल। और यदि कोई कहीं पेड़ था बड़ा सा और आज यदि वो कट चुका है, आपने ध्यान भी नहीं दिया, आप उस रोड से गुजर रहे हो, आपका ब्रेन तुरंत बताता था यहाँ कुछ था, देख अबे यहाँ कुछ था, यहाँ कुछ मिसिंग है। हमने सोचा भी नहीं, हम चल रहे हैं, लेकिन हमारा ब्रेन इंटरनल कैलकुलेट करके इमेज प्रोसेस से बता देता है ये भाई ये मिसिंग है कुछ। तो दिस इज कॉल्ड इमेज रिकॉग्नाइजेशन। तो हमारा ब्रेन ना 3 ही चीज याद रखता है, कांड दैट इज कॉल्ड इमोशन, दूसरा पिक्चर्स, और तीसरा म्यूजिक। तो हमने म्यूजिक तो एक्सपीरियंस नहीं करवा पाए हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल पे, लेकिन पिक्चर्स और कांड इनको ऐसा एक्सपीरियंस कराते हैं कि ये भूल ही ना जाए, मतलब भूल ही ना सके। यदि वे भूल जाए तो फिर मेरे पढ़ाने का मतलब ही क्या है। तो वो आई मतलब मैं से स्टार्ट करते हैं कि कैसे टेप पढ़ते हैं, कैसे यूनिट कन्वर्जन होता है, और डेली हार्ड वर्क, इतना हार्ड वर्क कि ये अपनी गर्लफ्रेंड अपनी फैमिली को भूल जाते हैं 60 दिनों तक। जो नहीं भूलता वो पछताता है, और जो भूल जाता है वो आज आने वाले समय में त्रिलोकीनाथ जैसे एग्जाम्पल्स हैं।